हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज जेई 2014 का एडवांस का क्वेश्चन करना है हमें कैपेसिटर्स के। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी 2-4 दिन लगातार ऐसे ही लेक्चर की शुरुआत में कैपेसिटर्स पे एडवांस के क्वेश्चन दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है एडवांस के आए हुए, 7-8 क्वेश्चन है एडवांस के आए हुए अभी तक। ठीक है, या उस लेवल के यदि क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे। ठीक है, उनको तो आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ एडवांस के क्वेश्चन केवल, तो वे 8-10 है। ठीक है, तो मैं उनमें से 2-4 हैं जो क्वेश्चन आप कर सकते हो अभी। ठीक है, क्योंकि कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे भी बेस है, कुछ मैग्नेटिज्म पे बेस है। तो क्वेश्चन जो मैं अभी करा सकता हूँ मैं अभी करा दूँगा, और कुछ मैं क्वेश्चन बाद में कराऊँगा, क्योंकि तब वे आप इजीली समझ पाओगे। उसी सीरीज़ में आज मैं ये पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन ही होगा इस लेक्चर में। उसके बाद हम लोग अगला अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे जो कल स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन क्या है देख लो जरा एक बारी, कि क्वेश्चन में बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो दिया हुआ है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाला हुआ है। कहाँ तक डाला हुआ है कि वो केवल और केवल उसका एरिया A/3 कवर कर रहा है। लिखा हुआ है इसमें कि वो इट्स जस्ट कवरिंग 1/3 ऑफ इट्स एरिया। उसका एरिया टोटल A है, तो उस डाइलेक्ट्रिक के पास कितना एरिया है, केवल A/3। तो नीचे का कितना बचा, 2A/3। देख लो पक्का, ये A/3 है तो नीचे कितना होगा, 2A/3, दोनों ऐड हो के A हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि टोटल कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, इसका टोटल कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। ओके, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला एरिया है ये, यदि इस कैपेसिटर को अलग से लें तो इसका कैपेसिटेंस है C1। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, इतने से ही आप एक चीज़ देख सकते हो कि C1 की वैल्यू क्या होगी, कि A/3 ε0/d। ये सब अज्यूम करना है कि A एरिया है, D जो है डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ये चीज़ें तो आपको एज्यूम करनी होंगी, एक सीखनी है आपको। ठीक है, इसके बारे में आप लोग मतलब कि कोई टीचर बताने वाला नहीं है कि भाई देखो A मान लिया हमने, लेट A इज़ द एरिया। पे आप एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हो, एडवांस में ये चीज़ चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे उसने क्या बोला है भाई, आगे जो है व्हेन द कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड। ठीक है, मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं वो कम्प्लीटली चार्ज हो गया। ठीक है, यदि चार्ज हो गया तो उसके इस तरफ और इस तरफ की जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो V होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया लेट V है। ओके, ये सब बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। एंड कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक गेट चार्ज Q1। यदि मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया है तो इसको चार्ज मिला Q1, इसको मिला Q2। आगे लिखा हुआ है कि एंड द सेकेंड वन गेट चार्ज Q2। देखो कंफ्यूज करने की चीज़ आने वाली है अब यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक वाले एरिया की E1 है, और जो सिंपल वाला है उसकी क्या है, E2 है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, अभी समझाऊंगा कैसे। देन सही ऑप्शन चूज करो। ठीक है, सही ऑप्शन या ऑप्शंस। ठीक है, दोनों चीज़ बोली हुई है। याद रखना, जेई के क्वेश्चन में यदि इस तरीके से बोल दिया उसने ऑप्शन या ऑप्शंस, तो 90% चांस है कि ऑप्शंस होंगे, मतलब मल्टीपल आंसर होंगे उसके, एक आंसर नहीं होगा, एक से ज़्यादा आंसर होंगे। याद रखना ये चीज़। ठीक है, हाँ, एक पे ही आप करेक्ट मत कर देना। तो अब देखो जरा, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जो भी कर सकता हो इसमें से, चारों में से कोई एक ऑप्शन भी कोई यदि ढूंढ सकता हो तो ढूंढ ले, क्योंकि एक ऑप्शन तो बड़ा आसान है ढूंढना। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही हल्के लेवल का है, एडवांस लेवल का है नहीं, लेकिन 2014 के हिसाब से एडवांस का है, क्योंकि उस टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन आने थोड़ा मुश्किल थे। और मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको कराया भी था, याद हो तो कराया था ना, वो था A/2 और ये था आधा, 3 थे उसमें, है ना। हाँ, जब मेंस के क्वेश्चन करा रहा था तो लास्ट क्वेश्चन जो कराया था वो कराया था। ओके, अब देखो
ये एडवांस का क्वेश्चन केवल और केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कंफ्यूज करती है बच्चों को, और कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान दो यहाँ पे जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं, सॉरी जो कैपेसिटर है वो सिंगल कैपेसिटर मानोगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। सिंगल कैपेसिटर मत मानो, इसको डबल कैपेसिटर मान लो। एक ये ऊपर वाला कैपेसिटर है, एक ये नीचे वाला कैपेसिटर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, और मैंने आपको बताया कि दोनों में पोटेंशियल कितना है, सेम है। कब होता है पोटेंशियल सेम? सीरीज में या पैरेलल में? कब होता है? पैरेलल में होता है। कब होता है? पैरेलल में। जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। अब आपको ध्यान से दिख रहा है कि दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, इसीलिए पोटेंशियल क्या है? सेम है, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों की प्लेट में आएगा, हाँ या ना, और दोनों की थिकनेस सेम है, डी है, हाँ या ना, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम रहेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब पैरेलल में है। ओके, मतलब पैरेलल में है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों एक दूसरे की चीज़ है। ठीक है, अब देखो, एज यू नो व्हाट द हेल इज वी, ई इज इक्वल टू वी बाई टी। वी दोनों में सेम है, जी हाँ। क्या डी भी दोनों में सेम है? थिकनेस दोनों की सेम है, जी हाँ। तो क्या E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या? ओ तेरी है ओ भैया, E1 बाई E2 इक्वल टू 1 आ गया। ले, आ गया नहीं आ गया? कुछ करना पड़ा? कुछ करना पड़ा नहीं, इसीलिए दिया था ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। वहाँ पे बच्चे क्या होता है, देखो एडवांस में क्या होता है, जो बच्चे जो कई सारे जाते हैं, ठीक है, उनमें से जो 50% बच्चे होते हैं वो होते हैं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उसमें। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होता उन बच्चों में। ठीक है, और एडवांस मांगता है कॉन्फिडेंस। अब ये स्टेप उठाने के लिए E1 बाई E2 इक्वल टू 1, ये स्टेप उठाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग बोल रहा होगा E1 बाई E2 इक्वल टू 1 है, बिल्कुल आएगा पक्का है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सोचेगा, आपका दिमाग दूसरा एरिया वो सोचेगा कि यार एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ तो दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, पक्का गड़बड़ होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन शायद ना हो, मैं जो कर रहा हूँ वो शायद गलत हो। ठीक है, तो याद रखो कि आपको एडवांस के क्वेश्चन यदि करने हैं तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने जो कर दिया सो कर दिया, वो सही है, सही बस। ठीक है, क्योंकि आप उसको प्रूव करके निकाल रहे हो। तो एक तो चीज़ आ चुकी है, हमारा एक ऑप्शन तो आ चुका है, बी करेक्ट है। क्लियर करूँ इसको, मैं हटा दूँ क्योंकि जगह कम है। चलिए, E1 बाई E2 इक्वल टू आ गया 1। क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था। अब चलिए आगे के ऑप्शन देखते हैं। आगे के ऑप्शन में ध्यान से देखो तो भाई ये दोनों का तो काम खत्म हो गया। या तो E1 बाई E2 इक्वल टू 1 हो सकता था, या E1 बाई E2 इक्वल टू 3/k हो सकता था। ये क्या है, ये 1/k हो सकता था। तो इसमें से ये तो ऑप्शन हो गया, तो ये तो गया। अब हमें क्या करना है, Q1 बाई Q2 C बाई C1। ठीक है, Q1 बाई Q2 C बाई C1। C1 की वैल्यू मेरे पास रखी हुई है ना? हाँ, C की वैल्यू क्या होगी? C की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा। C की वैल्यू क्या होगी? दो कैपेसिटर है पैरेलल में, मैंने मान लिया नीचे वाले का कैपेसिटेंस है C2, नीचे वाले का कैपेसिटेंस मैंने मान लिया कितना है, C2 है। तो पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, हाँ या ना? सब दिमाग में खेला है, सब दिमाग में चल रहा है। C2 की प्रॉब्लम है। व्हाट इज द C2? C2 की वैल्यू क्या होगी भाई? C2 में कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं है, वो तो खाली है ना, वो तो एयर फील्ड है। कैसा है? एयर फील्ड। तो उसका एरिया कितना है? 2a/3। कितना है? 2a/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोला करो, इतना नहीं लेट। ठीक है, C2 की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू निकाल लो, Ka एप्सिलॉन नॉट बाई 3d प्लस A एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d। A एप्सिलॉन नॉट D3, A एप्सिलॉन नॉट D3 मतलब 3d, A एप्सिलॉन नॉट 3d कॉमन K प्लस 2 that equals to C, and what we have to find that C by C1 that it comes, okay, A epsilon naught upon 3d
इंटू 2 + k या k+2, इट डजेंट मैटर, एंड द C1 द हेल इज C1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, एंड 3D A एप्सिलॉन नॉट k है, यहाँ पे k भी है, k बचेगा और सब कट जाएगा, और यू विल गेट 2 + k/k. It is the same. That means this ratio is right. 2 ऑप्शन हो गए. अब तीसरे वाला भी देखने का अपने को, अपने पास टाइम है, क्योंकि देखो एडवांस में आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है आपके पास टाइम कम है, ठीक है. क्योंकि देखो याद रखना, एक तो चीज़ याद रखना कि अपन लोग जब पेपर करते हैं किसी भी कंपटीशन का और जिसमें फिजिक्स हो, तो अपन लोग फिजिक्स को सबसे लास्ट में लेते हैं. 12th लेवल तक की बात कर रहा हूँ, उससे आगे की बात अलग होगी. मतलब मेरा जो फोकस है आप लोगों के लिए वो जेईई मेंस, एडवांस, नीट, सीईटी इनके लिए है. उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है. तो आप सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट फॉलो करो, आई डोंट माइंड, लेकिन फिजिक्स सबसे लास्ट में करना, क्योंकि फिजिक्स को चाहिए टाइम. केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है. और मैथ्स जब होता है तो मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग होते हैं, तो किसी पर टाइम वेस्ट मत करो, जो जल्दी हो रहे हैं फटाफट करते जाओ. ऐसे ही फिजिक्स में भी मैथ्स और फिजिक्स दोनों ऐसी चीज़ हैं जो टाइम लेती है आपकी, जो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है. तो इनको साइड बाई रख के इनको पेपर के बाद में करो, और आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए. और एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में आपके पास क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो बच्चा जाएगा वो सोचेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए वहाँ पे टाइम मिल जाता है आप लोगों को, तो आप आराम से कर सकते हो. लेकिन हाँ, वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है वहाँ पे भी. बैठ के 1 घंटा लेके बैठ के क्वेश्चन को, वो वेस्ट करने के टाइम नहीं है. बहुत टाइम की बात है, का मतलब है 2 मिनट, 4 मिनट, हद से हद 5 मिनट एक क्वेश्चन को. और हर क्वेश्चन को 5 मिनट नहीं मिलेगी. कुछ क्वेश्चन यदि 1 आधे मिनट का ही है या 30 सेकंड्स का ही है, 10 सेकंड का ही है, तो उनको 10 सेकंड ही दो, है ना. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यदि आप करने जाओ, आपको यदि पता है इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को यदि करने जाओ तो हद से हद 2 मिनट इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा है. मैंने तो कुछ शॉर्ट काट दिया है, कुछ बीच में, ठीक है, लेकिन इसमें लिटरेचर भी ज़्यादा है, उसमें पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा सा, 10-15 सेकेंड आपको, ठीक है. देन आप फिगर समझोगे तो इसको क्वेश्चन को समझने में 20 सेकंड चली जाएगी आराम से. फिर समझोगे, आप 4 ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन में से आप इन 2 को सबसे पहले करेक्ट करना चाहोगे, इन दोनों में से सेलेक्ट करना चाहोगे कौन सा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि E1/2 देन आप इन पे दोनों पे आओगे, ओके. तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ये 2 मिनट बनती है. तो ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, जल्दी खत्म करो इसको. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम नहीं है यार, ओके. उसके बाद आप जानते हो Q1/Q2 कह रहा है वो, है ना. तो Q1/Q2 करने के लिए आपके पास Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, और Q2 की वैल्यू क्या है, C2V. हाँ, V तो दोनों का सेम है, डिवाइड करो, V कट जाएगा, C1/C2, C1/C2 करके देखना. वैसे तो मैं कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है. 3D अपॉन C, इसकी वैल्यू क्या थी, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D3, T3A कट गया, क्या बचा, K/2. नहीं, गलत है ही, ये ऑप्शन कहाँ है, 3/K, K/2 आ रहा है, ओके. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, 2 ही ऑप्शन है, B और D. हालांकि ये B नहीं था, मेरे से बाई मिस्टेक ये पहले लिख लिया गया था, ये ऑप्शन A था वहाँ पे, ओके. ठीक है, इसको उतार लो, आपको समझ में आ गया होगा एडवांस के क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है. चलिए, हर दिन लगभग मैं 2-4 दिन लगातार अभी एडवांस का क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा, तो दिक्कत नहीं मानने का है. एडवांस का क्वेश्चन करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझते रहो चीज़ों को. आप स्ट्रीम लाइन में रहोगे, करंट में रहोगे, आपको पता रहेगा दुनिया में क्या चल रहा है. अच्छा क्वेश्चन नहीं करना है, लिटरेचर पढ़ना है दोस्तों, है ना. आज तो हमें पढ़ना है थ्योरी, है ना, इतिहास. तो ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अपन लोग ने कल पढ़ लिया था कि क्या पढ़ लिया था भाई, हमने पढ़ ली थी J = सिग्मा × E, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्जन, सेकेंड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है. बट वी डोंट हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट, या बोले तो ओरिजिनल वर्जन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है. तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन ठीक है। मोबिलिटी क्या, मोबिलिटी कुछ नहीं है, कोई ड्रामा है और कुछ नहीं है। अल्फ़ा और इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब है कि मोबिलिटी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस काम खत्म। चलो यही है मोबिलिटी। कोई यूज़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं मानने वाला। हाँ, कहीं पे कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें मोबिलिटी के बारे में पूछ रहा होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है बस। और वी डी की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है। वी डी का फॉर्मूला रखोगे, वी डी की वैल्यू रखोगे और आपको चीज़ें मिल जाएगी। ओके, क्लियर होगा मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वी डी की वैल्यू आप जानते हो, है ना, बस ठीक है। मुझे याद नहीं रहती भाई वैल्यू वगैरह ये काफ़ी यार जो है थोड़ा सा उलझ जाता है ना। वो फॉर्मूला क्या था, E/m था क्या, अच्छा टाउ भी था। वी डी की वैल्यू ये हो गई, ई की वैल्यू ये हो गई, ई से ई मर जाएगा, मोबिलिटी की वैल्यू क्या जाएगी, ई टाउ बाई एम। लो ये आ गई, ई टाउ बाई एम। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ। चलो सब गर्मी है ना, अपरंपार सीमा पार। तो काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ध्यान से समझो क्या है ओम्स लॉ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसिटी है समझने की, ठीक है, क्योंकि हमेशा अप्लाई नहीं होता V = IR। ओके, लेकिन हम जितना पढ़ेंगे, जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, सीखते जाओ, सुनते जाओ, नाम कहानी है। जो 10वीं में पढ़ी थी लगभग उतनी ही है सारी, और कुछ नहीं है यहाँ पे आगे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या आता था, वो साइंटिस्ट था ओम, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए करंट और पोटेंशियल के बीच में। ओके, उसने एक वायर लिया, ध्यान से समझो। आज मेरा मार्कर भी नया है ना, और आज काला मार्कर काला चल रहा है ना, जादू नहीं है ये, मैं इंक लेके आया हूँ मार्केट से। यहाँ पे 13 तारीख से फिर से 13 तारीख तक फिर से लॉकडाउन चलने वाला है, आज से लेके 13 तारीख तक, 3-4 दिन का, ठीक है। हाँ, जान ले लेगा ये कोरोना, ठीक। उसने क्या किया, उस ताउरंगी लेना है, उसने एक वायर लिया, ठीक, वायर लिया जिसका उसने एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया, जिसने वहाँ की लेंथ ली L, लेंथ कितने ली, L ली। ओके, उसने पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया V1 और इधर दिया V2, ठीक, कुछ भी मतलब मान लो। ओके, अब क्या करा उसने, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया जिससे पोटेंशियल डिफरेंस नापता रहे वो, ठीक, और यहाँ पे एक लगा दिया एमीटर। हालांकि उस टाइम पे लगाया था इसलिए वोल्ट और एमीटर बता रहा हूँ। अब यदि कोई करने जाएगा तो मल्टीमीटर लगाएगा जो सबकी सब एक साथ ही नाप लेगा, ठीक है। मल्टीमीटर डिवाइस ऐसी होती है जो आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट, ठीक है, सब नाप लेती है एक साथ ही, उसको कोई चाहो ज़रूरत ना है, ठीक। उसने लगा दिया ये चीज़, ठीक। खैर छोड़ो इसको छोड़ते हैं, जब मैंने वोल्ट मीटर वगैरह दे दिया है तो इसको छोड़ते हैं। ओके, उसने एक चैम्बर बनाया, ठीक है, चैम्बर बनाया जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को उसने कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। इस जो वायर है, इस वायर का जो वॉल्यूम है, मतलब शेप एंड साइज, वो भी क्या कर दिया इसने, कांस्टेंट कर दिया, मतलब चेंज नहीं हो सकता। तीसरा, उसने इसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स भौतिक अवस्था, पता नहीं क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट, ओके, उसको कांस्टेंट कर दिया। दैट मीन्स फिजिकल स्टेट आपको पता है कि कितनी होती है, सॉलिड ते लिक्विड ते गैस, ओके।
इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती हैं बीच में, लेकिन उनके बारे में अपन लोग उस समय डिस्कशन नहीं करते थे ओम के टाइम पे, ठीक। तो उसने उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रखा है लॉ के अंदर, ठीक है। खैर फिलहाल तो ये लॉ ही गलत है, लॉ ही नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ओम्स प्रिंसिपल, लेकिन ठीक है चलिए। उसने देखो कितनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट, एरिया एंड लेंथ, मतलब शेप एंड साइज, दिस इज साइज, दिस इज शेप, ओके, ये कांस्टेंट, इतने सारी चीज़ कांस्टेंट, ओके। अब उसने क्या किया, इस वोल्टेज, इस बैटरी की वोल्टेज कभी कम करी कभी ज़्यादा करी, रीडिंग्स की, ठीक है। उसने एक रीडिंग ली V1 पर उसको करंट मिली I1, V2 करंट I2, V3 ली I3, ऐसे कई सारी रीडिंग्स ली, लॉट्स ऑफ मैनी, ठीक है। और V1 और V2 के बीच में डिफरेंस भी बहुत कम था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिया, और कई सारी ली। जब हम इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत ही आराम धीरे धीरे से करते हैं, मतलब 5-10 दिन लग गए एक्सपेरिमेंट की रीडिंग लेते लेते भी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लग जानते भाई, आराम से लग जानते, कोई दिक्कत ना, मेरे पास बहुत टाइम रखा, ठीक है। चलिए, उसने कई सारी रीडिंग्स ली, बहुत ही छोटे छोटे अंतर की, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस की, इस वोल्टेज, इसकी बैटरी की पोटेंशियल चेंज करता गया वो, ओके, कुछ नहीं करा, पता चला उसने बैटरी हटा के दूसरी लगा दी डिफरेंट पोटेंशियल की, है ना। अब उसके पास एक रीडिंग आ गई थी अच्छी खासी, 20-25 रीडिंग आ गई। अब उसके पास 20-25 अच्छी रीडिंग्स आ गई हैं काफ़ी बड़ा ग्राफ बनाने के लिए, तो उसने एक ग्राफ बनाने की प्रयास करा, भरसक प्रयास करा, बहुत ही सुंदर प्रयास करा, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल डाली। उसने V1 रखा इधर उसने I1 रखा, ठीक है। आपको पता है ग्राफ कैसे बनते हैं, है ना, एकदम सही तरीके से, जितनी दूरी पे V1 I2, ऐसे ही। और जब उसने एक लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन आई सीधी एकदम स्ट्रेट, इट वाज अ विक्ट्री फॉर हिम। व्हाई दिस इज विक्ट्री? बिकॉज he proved something by this graph। क्या प्रूफ कर रहा है ग्राफ? इस ग्राफ को लेके वो गया मैथमेटिशियंस के पास कि ये बताओ जी मैथमेटिशियंस जी, इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो मैथमेटिक्स वालों ने पूछा ये V और I क्या है, तो उसने यूँ कहा ये मेरे काम की चीज़ है, यो फिजिक्स की चीज़ है, तुम यो बताओ बस कि यो लाइन का क्या मतलब है, सीधी रेखा है V और I के बीच में। उसने यूँ कहा कि देख ऐसा है, तो मैं भी केवल उतना ही बताऊंगा जितना मुझे पता ना, ठीक है। उसने यो लिख के भेज दिया बस, ठीक है। और उसने बोला पोटेंशियल मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? ओके। अब उसके आगे का काम ओम्स को करना था, क्योंकि उसने मैथमेटिशियन को कुछ नहीं बताया, तो मैथमेटिशियन ने भी कुछ नहीं पूछा, और कुछ नहीं पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया फिर, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था, कहाँ से बताता। ठीक है, खैर छोड़िए उस चीज़ को, दिमाग लगाते बाद में। तो उसने दे दिया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा ये, और यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। तो फिर आया गया ओम्स के पास कि इनको जी कांस्टेंट क्या आना चाहिए। उसने उसका लाचार फेस देखा, दुखियारा बेचारा वो। उसने कहा कि भाई देख, मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन इस एंगल का tan थीटा वर्जन हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी एक इक्वेशन होती है y = mx। y जो y एक्सिस पे, x जो x एक्सिस पे, और m क्या होता है ये स्लोप, ओके, जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा। उसने कहा वो फिर आ गया, ठीक है, लेकिन उसे खुजली मची। उसने कहा ना m तो नहीं लगाने का मैं, m तो मैथमेटिक्स से है,
मैं कुछ और लगाऊंगा। एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने पाया, देखो एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सब तो मैं ड्रामा करा रहा हूँ, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स से उसने पाया कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा जिसकी वैल्यू tan थीटा होनी चाहिए यहाँ पे इस ग्राफ के अनुसार, वो है रेजिस्टेंस, वो है रेजिस्टेंस, वो है इनर्शिया प्रॉपर्टी। वो क्या है? वो वायर की इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है। क्यों? कैसे पता चला उसे? आप देखो कैसे पता चला। उसने एक ग्राफ बना के रख लिया, उसने प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ चेंज किया, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या किया? चेंज किया, चेंज करके कांस्टेंट कर दिया, बदलाव करके कांस्टेंट कर दिया। तो फिर V और I में प्रोपोर्शनैलिटी अभी भी थी, अभी भी प्रोपोर्शनैलिटी थी, ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं थे, लेकिन स्लोप शायद चेंज हो गया, कम हुआ ज़्यादा हुआ वो हमारा मुद्दा नहीं है, बट हमारा मुद्दा है चेंज हो गया। ठीक है, उसने ये चीज़ देखी। ओके, उसने क्या करा? उसने लेंथ को कम कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे ही लेंथ को कम कर दिया स्लोप बढ़ गया। ठीक है, उसने एरिया को बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ाया तब भी स्लोप बढ़ा, एरिया को कम कर दिया स्लोप घट गया, लेंथ कम करी स्लोप घट गया, सॉरी लेंथ बढ़ा दी स्लोप घट गया। ठीक है, तो उसने एक चीज़ देखी, ये जो चीज़ है ये R, ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसने यूज़ किया R, ये करंट को रोक रहा है, ये करंट को रोक रहा है। एक्चुअली इक्वेशन उसने ये निकाली थी, V = IR, तो अपन लोग अपनी सहूलियत के लिए बोल लेते हैं, कन्वीनियंस के लिए बोल लेते हैं, बट एक्चुअली उसने इक्वेशन निकाली थी करंट की, करंट की वैल्यू उसने V/R दी थी, V/R। यहाँ से उसने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया प्रॉपर्टी R है, वो करंट को अपोज करती है, ये इनर्शिया प्रॉपर्टी है, किसी भी मोशन को रोकने वाली चीज़ है। और करंट क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, उसका फ्लो है, उसको रोकता है ये इनर्शिया प्रॉपर्टी। ओके, और ये डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही हमने प्रेशर में, टेम्परेचर में, शेप और साइज में चेंज लाए, वैसे ही स्लोप में चेंज आया। स्लोप में चेंज आने का मतलब है R में चेंज आया। R क्या है? स्लोप है ना, tan थीटा, हाँ है ना, tan थीटा क्या है? R ही तो है। तो उसमें जैसे ही चेंज आया, वैसे ही उसने बोल दिया कि ये जो R है ये भैया कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट कब है? जब मेरी कंडीशंस फॉलो करोगे आप, प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, ओके, शेप और साइज कांस्टेंट रखोगे। जनरली हम प्रेशर की कैलकुलेशन नहीं करते, प्रेशर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ओम्स लॉ में, ठीक है, ओम्स लॉ में तो करते हैं, रेजिस्टेंस में नहीं करते। ओके, तो ये चीज़ उसने करी, तो उसने स्टेटमेंट दिया, ओम्स लॉ ने, ओम्स ने स्टेटमेंट दिया। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, उसकी तो थ्योरी आपको इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश आपको बुक में मिल जाएगी, बुक से उतार लेना, चाहे मेरी लिख लेना, लेकिन मैं जो है भैया अपने वर्ड्स में लिखा, तो मुझे याद करने की किसी कुछ चीज़ को ज़रूरत है नहीं, याद होती भी नहीं भाई, मुझे बचपन से याद नहीं होता मुझे कुछ, ठीक है। मैं केवल अपनी ही लैंग्वेज में हमेशा से लिखता आया हूँ, हमेशा से लिखता आया हूँ और हमेशा से लिखता जाऊँगा। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, if pressure, temperature, physical state and
शेप एंड साइज, यहाँ पे भी कॉमा ही लगा लो, कॉमा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टिंग, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग मटेरियल does not change, does not नहीं, do not change, okay, then the current flowing through the wire या थ्रू दैट वायर या कंडक्टिंग मटेरियल, मटेरियल ही लिख लो जाए, थ्रू दैट मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the PD kept at the ends of the material. मटेरियल के जो एंड्स हैं, मतलब ये इनके इधर और इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस, इधर V है इधर 0 है मान लिया, और फ्लो कर रही है करंट I, ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देन यू कैन राइट दिस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और V इज इक्वल टू RI वेयर, ओके, ये लिख लो। उसके बाद लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, उसके बाद आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, रजिस्टिविटी वगैरह कल को पढ़ेंगे। वेयर R इज द भाई रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसके बाद में आगे की कहानी अपन लोग रेजिस्टेंस की कहानी, ओमिक मटेरियल्स और नॉन ओमिक मटेरियल के बीच के ग्राफ्स, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कंडक्टर पे ही लगती है, इंसुलेटर पे क्यों नहीं लगता, ओम्स लॉ, सब चीज़ देखेंगे कल को, आज नहीं देखते, यहाँ पे काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा भाई, है ना। और मुझे और भी काम है, मेरे को पिक्चर डाउनलोड करनी है ना, हाँ मैं पिक्चर देखता हूँ भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप करो, और क्या नाम जो है ना, आप भी क्वेश्चन करो ना यार अपनी तरफ से, मतलब है ना, अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस लाओ पास। कुछ बच्चों ने आप मेरे को सबमिट करे हैं CET के क्वेश्चंस, और एक बच्चे ने तो मेरे से कई सारे क्वेश्चन पूछे, हालांकि उनमें से कई सारे क्वेश्चन पूछने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने सारे के सारे जवाब दे दिए उसको, ठीक है। तो पूछो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो फिजिक्स का एक DPP दिया था मैंने 36 नंबर, जिस पे लिखा था 36 था 35 था क्या लिखा था, ठीक। उसके तो क्वेश्चन बस एक ही बच्चे ने करे, मेरे को एक बच्चे नहीं करे, सही करे, उसने 2-3 क्वेश्चन में डाउट दिया था, तो मैंने उसको भी सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन सबको मिलेगा भाई। no, मैं क्या कहता हूँ यार, मेरा मानना बस ये है, मेरा कहना ये है कि ट्राई अगेन भाई, इतना सा हो, 10% हो, 10% भी तो अचीवमेंट हो जाएगा ना आपका। 90% मैं कर दूंगा भाई, मैं कर दूंगा 90%, ठीक है, लेकिन कम से कम 10% तो करो आप। 90% मैं करूँगा, लेकिन आप समझोगे तो उसे, यदि आपको समझ में आ गया तो 90% आपने भी कर ही लिया, वो आपका भी तो हो गया ना, तो 100% आप अचीव कर लोगे भाई। कितना भी करो, हम 100% का ही रिजल्ट रखेंगे, याद रखो। आप मेहनत बस करो, जीरो से काम नहीं चलने वाला, आपकी जीरो तो मेरी भी जीरो, ये याद रखना। आप कम से कम 10% लाओ, 10% पे 90% मैं करके दिखाऊँ, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा 90% के, ठीक है। तो आप 100% पे जाओगे सीधे, ओके। पेपर में आपको ही 100% करना है, पेपर में मैं बैठने वाला नहीं हूँ, लेकिन पेपर के बाहर तक मैं आपका साथी हूँ, आप करते जाओ मेहनत, ठीक है।
तो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करता, नेताजी नहीं बनते। ठीक है, तो आप लोग करो। ओके, थैंक यू एवरीवन।